नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। हम चीन पे आज बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील अपने दर्शकों से करना चाहता हूं। और अपील यह है कि सत्यहिंदी.com को आप लोगों का समर्थन लगातार मिल रहा है। आज के जमाने में जबकि पत्रकारिता करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, सच बताना और भी मुश्किल है, हमें अपने तमाम दर्शकों का सहयोग मिल रहा है। ये सहयोग और ज्यादा जरूरी है। हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं। ये जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और अगर आप आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें और भी मदद मिलेगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। बहुत ही दुखद दिन है, दुखद इस लिहाज से क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो सीमा पर विवाद चल रहा था, अचानक देर शाम को खबर आई कि वहां पहले 3 भारतीय जवानों की मौत हुई है, लेकिन अब देर रात खबर आई है कि ये संख्या बढ़कर 20 हो गई है। भारतीय सेना ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो गैलवन घाटी में भारत और चीन के बीच में डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। उधर ANI के हवाले से खबर दी जा रही है कि 43 चीनी फौजियों की भी मौत हुई है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि ना तो चीन की तरफ से हुई है, ना ही भारत की तरफ से हुई है। लिहाजा हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम इस बात की पुष्टि है कि भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्मिता शर्मा, जो विदेशी मामलों की जानकार हैं, लंबे समय तक पत्रकारिता और वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय बैनर्जी हमारे साथ मौजूद हैं, द ट्रिब्यून के डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और साथ ही साथ शीतल PC सत्यहिंदी.com से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्मिता, सबसे पहले तो ये जो 20 मरने की खबर आई है, इतनी देर बाद इसकी पुष्टि क्यों और कैसे और किस तरीके से हुई है? शुरुआत में तो सिर्फ 3 की थी। देखिए, जो आधिकारिक स्टेटमेंट दिया गया है वो अगर आपके दर्शकों को मैं पहले पढ़ के सुना दूं आशुतोष, क्योंकि छोटा सा स्टेटमेंट आया है इंडियन आर्मी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि चाइनीज ट्रूप्स हैव डिसएंगेज्ड एट द गालवान एरिया वेयर दे हैड अर्लियर क्लैश्ड ऑन द 9th of 15th 16th June. 17 Indian troops who were critically injured in the line of duty at the standoff location and exposed to sub-zero temperatures in the high altitude terrain have succumbed to their injuries, taking the total that were killed in action to 20। इसका मतलब कि पहले जो 17 लोग जख्मी हुए थे निश्चित रूप से ये क्रिटिकल थे, लेकिन जब उन्होंने दम तोड़ा तो उसके बाद सेना ने जो है इस बात को माना और अपने इस बयान को अपडेट करते हुए कहा कि अब कुल मिलाकर जिन लोगों की जान गई है, और मैं आपके दर्शकों को ये भी कह दूं आशुतोष, क्योंकि काफी लोग नाराज होते हैं कि हम मार्टियर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं या शहादत की बात नहीं करते हैं। खुद इंडियन आर्मी का भी जो टर्म है वो किल्ड इन एक्शन होता है, वो मार्टरडम के शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और निश्चित रूप से आवर थॉट्स आर विद द फैमिलीज ऑफ ऑल दीज जवान्स जिनकी आज जिंदगियां गई हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आशुतोष, मुझे लगता है जाहिर सी बात है कि ये टेरेन अपने आप में डिफिकल्ट है, जिसे अजय ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे, और इंतजार था कि ये क्रिटिकल जो इंजरीज हैं जब वो सकम हो गए उसके बाद जाकर जो है इन आंकड़ों को इंडियन आर्मी ने जाहिर किया है औपचारिक रूप से। जी अजय जी, ये 20 की संख्या मुझे लगता है कि 1967 के बाद सबसे बड़ी संख्या है जब भारत के जवान शहीद हुए हैं। पहली बात तो ये इतनी बड़ी संख्या में जवानों का शहीद होना, और अभी तक ये नहीं कंफर्म किया गया कि फायरिंग हुई है या फायरिंग नहीं हुई है। ये क्या इंडिकेट करता है? क्यों ये झगड़ा हुआ? क्यों इस हद तक नौबत हुई कि भारत के 20 जवानों की जानें गई हैं इसमें? आशुतोष, आपने कई सारे सवाल पूछे इसमें। पहला सवाल तो ये है, आपने जो पूछा कि इतनी सारी जानें क्यों गई। आपने बिल्कुल सही कहा कि सन 67 में जब क्लैश होता नाथुला पे, हमारे 65 लोग मरे थे, चाइना के करीब 400 मरे थे। उसके बाद ये सबसे बड़ा क्लैश है। ये क्लैश इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए पिछले 1 महीने से चाइना का जो बिल्डअप था, जिसे हम कहते हैं सेना का जमावड़ा, वो तकरीबन सन 62 से बड़ा था। और माफ करिएगा, सन 62 और आज के बीच में फर्क यह है कि तब सैटेलाइट दोनों के पास नहीं थी, UAV दोनों के पास नहीं थे, और आधुनिक उपकरण जैसे रडार दोनों के पास नहीं थे। आज दोनों के पास सैटेलाइट, UAV, रडार, दूर दराज के फाइटर जेट सब खड़े हैं। तो नेचुरली ये जो जमावड़ा था ये सन 62 से ऐसा 20 लोग क्यों मरे? देखिए, जिस जगह पे क्लैश हुआ है वो करीब 15,000 फुट पर है। वहां पर रात का तापमान अभी भी -2 या 3 के आसपास होता है, बर्फीला इलाका है, गर्मियों में दिन के टाइम बर्फ पिघलती है, और नदी जो गालवान है, मैंने अपनी आंख से देखी है, कुछ चुनिंदा पत्रकारों को सेना देखेगी 2016 में गालवान नदी को दिखाने की, गालवान नदी का इलाका कैसा है, कई सारे इलाके हमको दिखाए गए थे। गालवान नदी का जो इलाका है आशुतोष, वो जो घाटी है केवल 70 या 80 मीटर चौड़ी है, और उसमें बहुत ऊंची चोटियां हैं, जो 2000-3000 फुट की चोटियां हैं। नदी बीच में से बहती है, रास्ता नहीं है चलने का। हमारे जो ट्रूप्स हैं वो नदी के किनारे पैदल चल के जाते हैं।
इस केस में क्या हुआ है कि गालवान घाटी के जो गालवान नदी का जो दक्षिणी किनारा है, उस किनारे पे चीन ने एक नई पोस्ट बनाई थी, तो हमारे कुछ सैनिक वहां पोस्ट हटाने गए, वहां पर हाथापाई हुई और 20 लोग मर गए हैं। 20 लोग, जैसे आपने फायरिंग की बात करी, इंडियन आर्मी ने आधिकारिक तौर पे कहा है कि देयर वाज नो फायरिंग, यानी बुलेट नहीं चली है। तो ये मौतें कैसे हुई हैं, ये बड़ी बात समझने वाली है। चीनियों के पास स्टील के रॉड थे और बैम्बू पोल्स थे। बैम्बू यानी बैम्बू का बांस का डंडा था जिसमें कीले लगी, तो वो कीलों करके मौतें हुई है। और वो जो जहां पर वो पोस्ट थी वो ऊंचाई पर थी, करीब 500-700 फुट की ऊंचाई पर। जगह छोटी थी, लोग ज्यादा थे, कई लोग वहां से नीचे नदी में गिर गए, उसके करके भी मौत हुई है। जो लोग नदी में गिर के इंजर हो गई, जिसको ज्यादा सीरियस इंजरी थी, वो हाइपोथर्मिया, जिससे समझाने के लिए अपने दर्शकों को, हाइपोथर्मिया यानी ठंड के कारण मौत। खून जब जाता है -2-3 टेम्परेचर में, अगर आप पानी में रात के टाइम अगर बैठेंगे 10-15 मिनट में खून जम जाता है। और कुछ इस तरह के मौतें ज्यादा हुई हैं। और दूसरी चीज, जब आप बात करते हैं कि ये क्यों हुआ है, ये देखिए, जिसे हम लोग जैसे पत्रकार जो कवर करते हैं सुरक्षा मंत्रालय को, वो कई दिनों से ये कह रहे थे कि ये कभी भी हो सकता है। मेरे को याद है स्मिता के साथ अभी पिछले हफ्ते में एक और शो में था, वहां भी मैंने यही बोला था, कभी भी चीज बढ़ सकती है। अब सेना को भी पता था, सरकार को भी पता था कि ये जो तनाव है ये बढ़ सकता है। तनाव बढ़ गया, मौके पे खड़े जो जवान होते हैं, देखिए वो बड़े भावुक किस्म से उनको आगे चलाया जाता है। कोई वहां रणनीति या डिप्लोमेसी नाम की चीज कोई नहीं होती, वहां सिर्फ आप जिंदा है या दुश्मन जिंदा है, ये कहानी से चलते हैं। अजय, हमारे लड़के बच्चे हैं जी। मेरा सवाल ये है इसमें कि ये तो जानकारी आ रही है कि हमारी तरफ से हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन चाइना की तरफ से क्या हुआ है इस बात की भी कोई कंफर्मेशन किसी तरफ से नहीं है। सिर्फ ANI का एक आशुतोष, ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना की सरकारी के आधिकारिक अखबार है, जैसे आपके दर्शकों को मालूम होगा, चाइना में कोई फ्री मीडिया नाम की चीज नहीं है, तो उनका एक सरकारी आधिकारिक अखबार है, उसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, वो उनकी पार्टी की लाइन पर चलता है। उन्होंने एक ट्वीट करा था आज दोपहर को कि हम जानबूझ के अपनी कैजुअलिटी नहीं बता रहे। ठीक है, अब चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है, उन्होंने कैजुअलिटी नहीं बताई है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, उनको अपनी कैजुअलिटी बताई, हम छुपा नहीं सकते। ठीक है, दूसरी बात रही चाइना के कितने गए हैं। ANI ने ट्वीट करा कि 43 कैजुअलिटी हुई है, डेड और इंजर्ड, मतलब मौत या इंजर्ड। 43 का फिगर एक ANI ने दिया है, वो इंटरसेप्ट की बेस पे बेस्ड है, मगर उस नंबर पे मैं अभी नहीं मानूंगा, बिकॉज चाइना कल शायद कुछ और नंबर अपना देगा। बिकॉज अब चाइना में दबाव है नंबर बताने का कितना है उनका, और वो चाइना कल को नंबर देगा, उससे पता लगेगा। बिल्कुल शीतल जी, इसका मतलब ये हुआ कि तनाव जो लोग उम्मीद कर उससे कहीं ज्यादा था, और जिस संख्या में भारत के सैनिकों की जान गई है, इसका मतलब ये कि अभी घायलों की संख्या वहां ज्यादा भी हो सकती है, और ये कैजुअलिटी जो है ये कुछ और नंबर बढ़ सकता है। तो अब इसका भारत और चीन के आने वाले दिनों में क्या असर पड़ सकता है? क्या हम 62 की स्थिति को देख रहे हैं? क्या हम चीन को दोबारा अपनी जमीन पर वापस लौटते हुए देख रहे हैं? और क्या जो दावा किया गया है कि गालवान घाटी से डिसएंगेजमेंट हो गया है, क्या उस पर आप कहेंगे? ये दावा 6 तारीख के बाद भी किया गया था, और ये जो दुर्घटना हुई है ये उसी दावे की पुष्टि करने के चक्कर में हुई। हुआ ये था कि उन्होंने खाली नहीं किया था, दोनों के हमने स्टेटमेंट्स देखे थे, उस समय भी वो भारत का स्टेटमेंट ज्यादा एंथुजियास्टिक था, वो ज्यादा उसमें से नतीजे निकाल रहा था। चाइना की ओर से उस तरह की वर्डिंग्स नहीं थी। डोकलाम में भी हमने देखा है कि इसी तरह की वर्डिंग्स रही हैं। तो एक तो कम्युनिकेशन के लेवल पर कहीं न कहीं बेहद गंभीर गड़बड़ी है दोनों सेनाओं के बीच। हम चूंकि भारत का ही पक्ष ज्यादा देख पाते हैं, और चीन का पक्ष तो ग्लोबल टाइम्स से आपने कहा, या एक दो और जगह वो अंग्रेजी में आता है तो उसको हम लोग देख पाते हैं, और वो बहुत ही स्क्रूटनी करके देते हैं, बहुत साफ नहीं आता, बहुत कम आता है, और वो एक स्पेशल लैंग्वेज है उनकी पॉलिटिक्स की, वो उस लैंग्वेज में आता है जिसमें बहुत कुछ आप निकाल नहीं सकते। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों से हम ज़्यादा इसको समझेंगे, इससे तो नहीं उतनी बात समझ में आती कि कुछ न कुछ बात तो हो रही थी, बात हुई थी, बात में कुछ तय हुआ होगा। और ये सही है कि चीन ने वो जगह नहीं छोड़ी, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स और वही लोग जो आज कह रहे हैं कि डिसएंगेज हो गया, और वो लोग दूसरी खबरें चला रहे हैं, यही सारे लोग कह रहे थे कि 2.5 किलोमीटर वो पीछे चले गए। लेकिन रियलिटी क्या हुई? रियलिटी ये है कि आखिरी चौकी पे जो पॉइंट 14 है जहाँ पे झगड़ा हुआ है, वहाँ पे वो मौजूद थे, और आप गश्त लगाने गए, उन्होंने आप पे हमला कर दिया, और ये सारी वारदात हो गई। तो सच्चाई तो ये है कि वो यहाँ पे आपको पुश कर रहे हैं कि आप जो
दौलत बेग ओल्डी के लिए रास्ता लेके जा रहे हैं, ये चीज उनको, और 370 जो उनके अखबारों में नीचे बॉटम में जिस्ट आता है, ग्लोबल टाइम्स में भी दूसरे एसेस में आया है कि वो आपको ये जो 370 में आपने लद्दाख को अलग किया है, यूटी बनाया है, इन सब पे उनकी नजर है, इन सब पे उनकी एक राय है, वो राय आपके खिलाफ है और वो उस पे आपको दबाना चाहते हैं, और वो इसके लिए अभी आगे है वहां पे, आपका नंबर आपको आउट नंबर कर दिया हर जगह से। तो प्रैक्टिकली हम तो देख रहे हैं कि बाद में हमने रीइंफोर्स किया है, लेकिन फिलहाल वो उन सारी जगहों पर जहां चाह रहे थे, एक तो वो हाइट्स पे है पहले से, दूसरे वो नंबर में भी ज्यादा है, और वो तैयार है, हम उतने तैयार नहीं थे, हम पकड़े गए हैं, और ये घटना ऐसा कुछ बता रही है। बिल्कुल। स्मिता, ये इतनी बड़ी घटना है तो अब आगे क्या, मतलब भारत के पास विकल्प क्या है? क्या भारत रिटेलिएट करेगा या अब अपने आप को रिस्ट्रेन करके वापस बैठ जाएगा चुपचाप? डिप्लोमेसी के लेवल पे जबकि बातचीत एक तरीके से चल रही थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पे, मेजर जनरल के लेवल पे, और आज भी ब्रिगेडियर के लेवल पे बातचीत चल रही थी, तो क्या पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन हो चुका है? नहीं, देखिए, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करने की कोशिश तो की जा रही है। ये खबरें भी आई थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने यांग जेची से बात की थी बीजिंग में, जो कि सीमा पर जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों की जो बातचीत है उस पर चर्चा की जा सके। और वहां जो बीजिंग में इस वक्त विक्रम मिस्री हमारे राजदूत बने हुए हैं। निश्चित रूप से देखिए, ये तय करना होगा क्या भारत इस वक्त चाह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में एक डायरेक्ट फोन कॉल हो, वीडियो कॉल हो, क्या इसके लिए कोई कंसेंसस बन रहा है? जिस सरकार ने जब एलओसी पर हमले होते हैं या आतंकी हमले होते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए अपनी एक माचो पोस्चरिंग की है। स्मिता, आप ये कह रही थी कि भारत और चीन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो अगर एक दूसरे से अगर बात करें तो शायद मामला कुछ सुधर सकता है। आपने हिंट किया था कि शी जिनपिंग और मोदी के बीच में अगर बातचीत होती है तो शायद इसका कुछ फॉल आउट होता है। बट आपको लगता है कि इतनी बड़ी क्राइसिस होने के बाद दोनों नेता एक दूसरे को फोन कर पाएंगे? क्योंकि आपने ही बताया थोड़ी देर पहले कि शी जिनपिंग का बर्थडे था और पहली बार ऐसा हुआ जब मोदी ने उनको ग्रीट नहीं किया। बिल्कुल, देखिए, इन सब के डायनामिक्स देखने को मिलते हैं एक ऐसे वक्त में जबकि ऑलरेडी कोविड-19 को लेकर चीन पर इतने आरोप लग रहे हैं। अमेरिका, यूरोप के तमाम जो दूसरे देश भी हैं वो चीन को घेर रहे हैं और चीन आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। सिर्फ एलएसी पर ही नहीं बल्कि साउथ चाइना सी पर हो, आप इंडो पैसिफिक के मद्देनजर देख लें। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने कहा है कि भाई आपको जो कारोबारी गहरे रिश्ते हैं उसके लिए आपको रिजल्ट्स भुगतना पड़ेगा अगर आप इस बात पर जोर देंगे बार-बार कि आप जो कोरोना वायरस है इसकी शुरुआत कहां से हुई है इसकी आप जांच करवाएं। तो चीन का कहीं ना कहीं एक संदेशा लार्जर जो जियोपॉलिटिकल स्टेज पर इस वक्त ये भी है कि हम कमजोर नहीं हुए हैं। और नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के बीच देखिए, मुझे ये लगता है कि बॉर्डर पर स्थायित्व और शांति बनाए रखने के लिए भारत और चीन के बीच में कई एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स और मैकेनिज्म्स हैं। 1993, 2003 की अगर हम बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मैकेनिज्म्स इस वक्त जो हैं फेल होते हुए नजर आ रही हैं। क्योंकि हम जो बार बार कहते थे कि एलओसी के कंपैरिजन में जब आप देखें तो एलएसी इज अ स्टेबल स्टोरी, एलएसी पे ब्लडशेड नहीं होता, एलएसी पे खून नहीं बहा है 1975 के बाद से। वो स्टोरी आज के बाद अब बदल गया है। सो इट्स अ डिफरेंट एलएसी नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ऐसे में ये खुद जनरल, अगर आप डीएस हुडा से बात करें, आप दूसरे जनरल से बात करें, उनको लगता है कि जब आप एक टेरिटोरियल क्लेम की बात करते हैं और दो बड़े मुल्कों के आर्मीज आमने सामने हो तो ये बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी सेना एक इंच भी जमीन जो है अपनी छोड़ने को तैयार हो। इसीलिए जरूरी हो जाता है ऐसे स्थितियों में शीर्ष लेवल पर राजनीतिक मध्यस्थता करने की। लेकिन वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस वक्त डी एस्केलेशन किस लेवल पर चाह रही है और बात करने से कहीं ऐसा संदेशा तो नहीं जाए कि कोई देश कमजोर नजर आए। तो ये कैलकुलेशंस भी होंगी साउथ ब्लॉक के दिमाग में इस वक्त। बिल्कुल। अजय जी, जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि जिस लेवल पे अब क्राइसिस पहुंच चुकी है, 20 जवान शहीद हो चुके हैं और चीन की तरफ से भी घायलों की संख्या की बात की जा रही है, ऐसे में अब आगे का रास्ता क्या होगा? क्या भारत और चीन इस संकट को बढ़ाने में उनकी दिलचस्पी होगी या इस संकट का निवारण करने में उनकी दिलचस्पी होगी, और अगर होगी तो उसका रास्ता क्या होगा? देखिए आशु, तो सबसे पहले संकट क्या है? संकट यह है कि जो नियंत्रण रेखा यानी एलएसी है वो डिमार्केटेड नहीं है। सबसे पहला संकट तो ये है। 174 साल से ये डिमार्केटेड नहीं है। 1846 में
ब्रिटिश ने कश्मीर पे कब्जा किया और पहली बार प्रयास किया कि हम बाउंड्री बनाएं। चीन ने मना कर दिया। तिब्बत के अंडर नहीं था, तो चीन के अंडर था। ब्रिटिश चीन के साथ नेगोशिएट करते रहे। 1914 तक 5 बार लाइन की बात करी गई, चीन ने माना नहीं। चीन ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन के साथ सैनिक भेजे, मगर बाउंड्री नहीं माने। 1947 के बाद चावल ने जो बोला वो हम सबको पता है, नेहरू जी ने क्या बोला, राजीव जी गए बीजिंग, उसके बाद क्या हुआ, नरसिम्हा राव साहब गए, क्या हुआ, मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब के बीच जो बातचीत हो रही है, मोदी साहब ने 2014 में बोला एलएसी डीमार्केट कर लें, तो झगड़ा एलएसी डीमार्केट करने का है। मेरी नजर में चीन को ये सूट करता है कि एलएसी डीमार्केटेड नहीं है। इंडिया चाहता है कि डीमार्केट हो जाए। चीन का जो कूटनीतिक नजरिया है वो ये है कि एलएसी डीमार्केट ना हो तो वो भारत पे प्रेशर बनाए रख सकते हैं कभी भी। 3488 किलोमीटर की एलएसी है, हम उस पे जिसे कहते हैं डिसएडवांटेजियस सिचुएशन में है। बिकॉज देखिए, हिमालय के पर्वत जब ऊपर उठते हैं, उनकी तरफ तिब्बतन प्लेटो है, बिल्कुल फ्लैट है। हमारी तरफ हिमालय के पर्वत है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, 20,000 फुट 22,000 फुट, जिन पे सड़कें बनानी नामुमकिन है, उनमें से कोई चीज ले जानी नामुमकिन सी बन जाती है। उनकी तरफ बहुत आसान है। तो चीन का ये मेरे को मन लगता है कि चीन को सूट करता है कि ये मामला रिजॉल्व ना हो। हम चाहते हैं रिजॉल्व हो, चीन चाहता है ना रिजॉल्व हो। मेरा ये मानना है तो ये सबसे बड़ा झगड़ा है। इसको सुलझाने के लिए अभी कई साल और लगेंगे। चीन हर एक प्रतिद्वंदी के साथ अपने बॉर्डर सुलझा चुका है। इंडिया और भूटान सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जिसके साथ चीन ने अपना बॉर्डर नहीं सॉर्ट आउट किया है। आशुतोष, ये मद्देनजर रखने की बात नहीं, वो जो बात आप कह रहे हो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसी 62 के वॉर के बाद से जो एलएसी है वो पहले से एज इट इज रही है। ऐसा नहीं कोई नई क्राइसिस आ गई है। तो अचानक क्या प्रोवोकेशन हो गया कि चाइना इतना बेलिजरेंट हो गया है और चाइना अचानक जो है वो इस हद तक एग्रेसिव हो गया कि वो आपके 4-5 जगहों में घुस आता है, अंदर जाके बैठ जाता है, इस बात को जानते हुए भी कि भारत इसको इतनी आसानी से पचाएगा नहीं। भारत 1962 के पहले का मुल्क नहीं है। तो अचानक आकर इस तरीके से बैठने के पीछे का कुछ तो महत्वपूर्ण कारण होगा, अन्यथा ऐसे कोई नहीं आएगा और ऐसे क्यों नहीं कोई नहीं करेगा। देखिए आशुतोष, मेरा ये मानना है कि चीन आपको किसी चीज के लिए सबक सिखा रहा है। चीन को रीड करना बहुत मुश्किल है। एक तो उनका कंट्री ओपन नहीं है, कोई वहां सोसाइटी नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है जिनसे आप बात कर सके, जान सके क्या हो रहा है, कोई ऐसे कुछ थिंक टैंक नहीं है जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो उससे चीन को रीड करना मुश्किल हो जाता है। जब आप चीन को रीड करना मुश्किल हो जाता है तो चीन जो भी करता है, हम अपनी असेसमेंट करते हैं, वो शायद ठीक है गलत है, वो असेसमेंट है हमारी। 62 के बाद का हिंदुस्तान नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मगर सबसे बड़ी बात क्या है, चीन उस एलएसी को नहीं मानता है जो 62 में भी थी। चीन के माओ साहब ने, उनके जो माओ चेयरमैन माओ थे, उन्होंने 1950 के दशक में कहा था कि तिब्बत एक हाथ की हथेली है, उसकी 5 उंगलियां हैं, लद्दाख, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 उंगलियों को हमने कब्जा करना है। सिक्किम भी बीच में नाम लिया था। सन 50 के दशक की एक गेम थी उनकी। 5 उंगलियां बताई थी उन्होंने, ये तिब्बत एक हथेली और 5 स्टेप की बात। अब आशुतोष, इनको जब आप कहते हैं क्यों घुसाता है, ये बड़ी मानने वाली बात है कि क्यों घुसाता है। चीन को अपनी मिलिट्री शक्ति दिखानी है, सैन्य शक्ति दिखानी है, अपनी कूटनीतिक शक्ति दिखानी है, इसलिए घुसाता है। चीन को भारत को शायद किसी चीज के लिए सबक सिखाने का इस टाइम नजरिया है। जैसे स्मिता ने कहा कि WHO में आप कम बोलें या ट्रेड पैक्ट ना करें, चीन के साथ जापान या अमेरिका के पाले में ज्यादा ना जाएं, शायद इन बातों करके चीन ये कर रहा है। बिल्कुल। शीतल जी, जो बात अभी अजय कह रहे थे उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, क्योंकि पिछले दिनों ग्लोबल टाइम्स में बहुत ही बेलिजरेंट आर्टिकल्स आए। जैसे कि जब G7 की बात आई तो उन्होंने कहा कि आग से खेलने की कोशिश मत करिए, या फिर धारा 370 के मसले पर उन्होंने कहा। और अभी आज की बात है, वहां पे एक लेख छपा हुआ कि भारत के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं और वन नेशन की थियरी के ऊपर भारत जो स्वीकार ना करे, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब ये कहीं कुछ गहरे बहुत चीज है जो चीन इशारों में हमको बताने का प्रयास कर रहा। वो क्या है, क्या उसके बारे में आप प्रकाश डाल पाएंगे? देखिए, वो बहुत साफ है, वैसे बहुत कोई धुंधला नहीं है। भारत अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाता जा रहा है, बनाना चाहता है। अमेरिका चीन के साथ रिश्ते इस समय, अभी चुनाव है उनके यहाँ, वो इस समय बिगाड़ के रखना चाहते हैं चुनाव तक, क्योंकि वो उनको शायद चुनाव में पे करेगा ट्रंप को। ट्रंप ये कार्ड इस समय बहुत जोर से खेल रहे हैं। उससे चीजें बहुत विद्रूप हो रही हैं अमेरिका और चीन के बीच। ट्रेड वार 2 बार छिड़ा, 2 बार उसमें आपस में बातचीत हुई, अभी फिर तीसरा शुरू हो गया है। तो ये सब चल रहा है। ऐसे समय में ऐसे बहुत सारे मंच हैं जिस पर भारत का जो रोल है वो अमेरिका के साथ नजर आता है। और ये चीन को अदरवाइज भी, वो जो यहाँ
पाकिस्तान से वो एक सड़क निकाल रहा है जिससे बहुत सारा सामान अफ्रीका से और एशिया से ले आएगा, और उसके अपने यहाँ खुद अपने यहाँ ले आने के लिए उसको काफी कई हजार किलोमीटर का उसकी यात्रा कम हो जाएगी जहाजों की, और सामान पहले पहुंचेगा दूसरे, वहां से वो यूरोप वगैरह सब जगह लॉन्च करता है। एशिया में बहुत सारे देश जो रूस से टूट के अलग हुए हैं वो सारे के सारे मार्केट उसके लिए खुलते हैं। सिर्फ उसमें भारत और उसकी नहीं एक बात बन पा रही है, तो उसने भारत को उसके चारों तरफ जो पड़ोसी हैं लगभग सबको इंगेज कर लिया है अपने साथ, और सब उसके साथ है। अब नेपाल भी चला गया जिस तरह से भी हम हाल में देख रहे हैं। तो भारत में शेखी बहुत है, लेकिन भारत के पास उतनी बड़ी आर्थिक ताकत नहीं है कि वो इन देशों को अपने साथ रख सके। भारत बातें चाहे जितनी करे, हो सकता है भविष्य में ऐसी हो जाए, लेकिन आज की तारीख में हम किसी को क्या दे सकते हैं सिवाय एक बड़ी बात के सिवा। तो हमारे यहाँ बात हो रही है वो ठोस है, वो एक समस्या है। और सेना के मामले में भी हम ये बार बार कहते हैं कि ये भी एक बड़ी बात ही है हमारी तरफ से कि ये 1962 का भारत नहीं है। तो चीन क्या 1962 में ही बैठा हुआ है? चीन भी तो 1962 का नहीं है भाई, उसका 167 बिलियन का साला आर्मी का बजट है। तो आप क्या बात करते हैं? आप आपके पास 10 दिन के बाद बंदूक का गोला दूसरे देश से आप खरीदते हैं, कारतूस तक आप बनाते नहीं है, वो हर चीज खुद बनाता है। आप एक लंबी किसी मतलब कहने की बातें अलग है, अगर आप एटम बम का इस्तेमाल न करें तो कन्वेंशनल लड़ाई आप लंबी कैसे खींच सकते हैं? आपसे कोई छोटी आर्मी नहीं है, उसकी आबादी भी लगभग बराबर है, तो आप अपने यहाँ वो टेलीविजन चैनलों पे जी न्यूज और इनके जरिए जीत लेंगे लड़ाई? आप एंकर जीत लेंगे कि साहब हम हमारा जवान ज्यादा वो है, ये सब सभी कहते हैं, हर आर्मी का जवान बहुत ज्यादा होता है भाई। तो हम बड़ा मजाक में ले रहे हैं सब चीजों को, और पर्टिकुलरली चाइना को ये हमें बहुत भारी पड़ने वाला है। और ये सबसे पहले अभी जो फिलहाल का मामला है, मुझे बिल्कुल समझ में आता है कि जो 370 पे हमने कहा, और उसके बाद हमारे गृह मंत्री जी ने, जैसे वो विपक्षी पार्टियों को सबक सिखाते हैं वैसे उन्होंने एक्साइज चिन्ह को भी लेने का दावा किया। मुझे लगता है कि वो एक ट्रिगर पॉइंट था संसद में, एक्साइज चिन्ह का नाम लेके जब उन्होंने कहा कि पीओके के साथ एक्साइज चिन्ह भी हम ले लेंगे। मेरा ख्याल है कि चाइना में उस पर जो भी बात हुई होगी, उनका जो थिंक टैंक या जो भी चीजें होंगी, जिस लेवल पे ये बात तय हुई होगी, उनको लगा होगा कि हम तुमको दे देते हैं एक्साइज चिन्ह, तो वो देने आ गए और इनको भारी पड़ने वाला है, पड़ गया है, आज हमारी समझ में आ रहा है। बिल्कुल। अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अजय जी बोलिए आप। जी, एक छोटा सा मुद्दा है आशुतोष, जब आप बात करते हैं ना, शीतल साहब भी कर रहे थे बात, चाइना का सैन्य बजट जो है वो हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया, एशिया के जो या ऑस्ट्रेलिया को मिला के बड़े मुल्क हैं, और कोरिया, इन 4 मुल्कों का बजट मिला लीजिए सैन्य बजट। चाइना का बजट अकेले का इन 4 मुल्कों के बजट के जोड़ से ज्यादा है सैन्य। आप चाइना के बजट की बात कर रहे थे, मेरे को याद आया, मैंने कहा मैं ऐड करूं। नहीं बिल्कुल, आप इसमें एक चीज आशुतोष एक लाइन और बहुत अच्छी बात आपने कह दी, और चाइना अपने बजट का ज्यादा इस्तेमाल अपनी फैक्ट्रियों में करता है। हमारे पास जो बजट है, हम 1 रुपए की चीज 17 रुपए में खरीदते हैं, उसमें कमीशन खोरी और दुनिया भर की चीजें अलग होती हैं। हम तो हर चीज बाहर से खरीदते हैं, हमारा पूरी सेना जो है इंपोर्ट बेस्ड है, तो हमें लड़ाई लड़ने के लिए भी एक लिमिट है हमारी, वो नहीं है उसकी। और एक जरा सा साउथ चाइना का एग्जाम्पल दे दें आपको। साउथ चाइना में फिलीपींस के ऊपर उसने एक गड्ढे की जगह थी, उसको एक पूरे द्वीप में बदल लिया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका, ये सब उसको पिछले 6 साल 7 साल से रोक रहे हैं। उसने पूरा द्वीप बना लिया, और अब वहां पे राडार लगा के अमेरिकन जहाज जब ऊपर से जाते हैं तो उनको वार्निंग देता है चीन कि तुम हमारी टेरिटरी में आ गए, भागो यहां से। बिल्कुल। स्मिता, आखिरी सवाल आपसे, डिप्लोमेसी से का सवाल है। क्या जो पिछले 5 साल 6 सालों से जो फॉरेन पॉलिसी हम परस्यू कर रहे हैं, जो डिप्लोमेसी हम कर रहे हैं, जो विश्वगुरु बनने की दिशा में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर है? हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से ऐसी हो गई कि हमारे सारे पड़ोसी अब हमारे दुश्मन हो गए हैं, या नेपाल जैसा देश भी हमसे अब नाराज हो गया जो एक जमाने में हमारा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था? कहां पे फेलियर है? क्या मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका नतीजा है ये सब?
देखिए, मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं दूंगी आशुतोष, क्योंकि विदेश नीति में हमने बहुत सारे मुल्कों को हमने साल दर साल ऑब्जर्व किया है, कभी कुछ बातें बन जाती हैं, कभी बिगड़ जाती हैं, और उसमें कोई एक फैक्टर अकेला नहीं होता है, बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं। जियोपॉलिटिकली आप पूरी दुनिया भर में देख लें, डोनाल्ड ट्रंप के हम उनके वापस से जो है राष्ट्रपति चुनावों की बात कर रहे हैं, नवंबर में अमेरिका में ये चुनाव होना है, और जिस तरीके से भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का हिस्सा है, इंडो पैसिफिक में जो इनकी क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी बढ़ी है। चीन का जिस जिक्र कर रहे थे शीतल की, कह रहे थे कि कैसे चीन जो है, हमारे यहाँ तो हम कारतूस भी नहीं बनाते। आपको बता दूं कि चीन की इस वक्त पूरी की पूरी प्लानिंग है, 2049 साल को लेकर आगे बढ़ रहा है चीन, 2049 को लेकर उनकी जो ड्रीम्स है उनके तहत वो अपनी कार्रवाई कर रहा है, और कम से कम हर साल 30% उनके जो डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनको इंडिजिनाइज करने की बात की जा रही है। तो आप समझ लें कि कितना एक बड़ा सेक्शन उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स का है जो आप अगले कुछ सालों में स्वदेशी हो जाएगा, उनके लिहाज से मेड इन चाइना हो जाएगा। तो ये तमाम तरीके के फैक्टर्स जरूर है, लेकिन मुझे यहाँ लगता है जो सबसे चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर आप जो वेस्टर्न थिएटर कमांड PLA का है, जिसके तहत ये क्षेत्र आता है, उनके अगर स्पोक्स पर्सन के आज के बयान को देखिए, जो स्टेटमेंट जारी किया, उसमें उन्होंने पूरी तरह से ठोक दिया कि पूरे गालवान नदी पर जो संप्रभुता है वो हमेशा से चीन की रही है, जबकि 1962 से लेकर आज तक हम ये मानते आ रहे थे कि गालवान हो या हॉट स्प्रिंग्स हो, वो कम से कम अनकॉन्टेस्टेड एरियाज में है, वहां पर जो है कोई बहुत गहरी मतभेद नहीं है। तो ये जो स्टेटस को ऑल्टर करने की बात हो रही है, और इसमें एक बहुत जरूरी बात जो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने हाल के एक इंटरव्यू में कहा, उनसे करण थापर ने पूछा कि ये जो सरकार की इस वक्त सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? शिवशंकर मेनन ने कहा, देखिए जो रिपोर्ट आ रही है इस वक्त, अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये चिंताजनक है, और ये सही है कि जब इस तरह के हालात बनते हैं तो सरकार जो है मीडिया के जरिए पब्लिक आई में नेगोशिएशन करती है। वो हम किसी पिछले स्टैंड ऑफ में भी नहीं करते थे, लेकिन ये जरूर साफ हो जाता है कि इंडिया इन क्लियर टर्म्स चीन को ये बता दे कि हमारी रेड लाइंस क्या है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से चुप्पी साध रहते हैं तो शायद चीन को ये लगने लगेगा कि एवरीथिंग, एवरी ऑल्टरेशन, एवरी एक्सटेंशन, एवरी अटेम्प्ट एट ट्राइंग टू ऑल्टर द स्टेटस को इज एक्सेप्टेबल। तो इसलिए ये खामोशी भारी पड़ सकती है अगर आप सामने बैठे हुए चीन जैसे एक मुल्क को साफ ना बताएं कि भाई देयर आर सम थिंग्स दैट आर नॉन निगोशिएबल, जिसको लेकर मुझे लगता है इस वक्त ज्यादा चिंताएं व्यक्त की जा रही है। अजय, आखिरी सवाल आपसे, ये चुप्पी क्यों है, क्या कारण है? जी, चुप्पी मेरे हिसाब से कूटनीतिक है। दूसरा ये है कि आप देखिए चीन के साथ हमारी जो कूटनीतिक या सैन्य शक्ति दिखाने की जो बात होती है वो कुछ और है, पाकिस्तान के साथ कुछ और है। जाहिर बात है कि चीन एक बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी सैन्य शक्ति, मतलब हमारे टेलीविजन के एंकर जैसे शीतल साहब कह रहे थे, कुछ भी कह लें, उनसे थोड़ा जंग की जाएगी। चीन की सैन्य शक्ति हमसे 5 गुनी बड़ी है, 6 गुनी बड़ी है, उनकी आर्थिक व्यवस्था हमसे करीब 4-5 गुनी बड़ी है। ये सच्चाइयां हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता है। टेलीविजन पे कुछ बोल रहे हैं लोग खड़े होकर, वो रिटायर्ड फौजी क्या बोल रहे हैं वो अलग चीज है। सच्चाई ये है कि चीन की सैन्य शक्ति हमसे बड़ी है, उनकी आर्थिक शक्ति हमसे बड़ी है। इसलिए शायद डील करने में चीन के साथ हम थोड़ी कूटनीतिक बात करते हैं, राजनीतिक बात करते हैं, थोड़ी रिकॉन्सिलेशन की बात करते हैं। ये स्मिता ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर इस समय हम चुप रहे तो ये मान लीजिए कि जो स्टेटस के ऑल्टर करने की बात है, चीन दोबारा प्रयास करे, अभी नहीं तो 2 साल बाद करेगा। 2 जगह पे कर दिया उन्होंने, गालवान में और पैंगोंग में। कुछ झगड़ा वो उन्होंने और छेड़ रखा है नाथुला में, सिक्किम में, कुछ ऊपर अरुणाचल में कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, अभी वहां कुछ हुआ नहीं है बट मूवमेंट कर रही है। निगीची एक जगह है, निगीची अरुणाचल प्रदेश के सामने, निगीची भी अपना उनका बेस है चाइना का, वहां कुछ मूवमेंट चल रही है। तो ये अगर आज हमने जवाब ना दिया इस चीज का तो फिर से होगा ये कुछ। बिल्कुल बिल्कुल अजय और स्मिता और शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस तरीके का संकट आ चुका है, इस संकट के समय में अब भारत के लिए स्थिति क्या है कि वो चीन के सामने फौजी लड़ाई लड़के उससे जीतने की कोशिश भी नहीं कर सकता है। ऐसे में बड़ी कूटनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उस कूटनीतिक लड़ाई से कैसे निकला जाएगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।